द्वितीय वर्ष के सभी बच्चे पुनः अपने अटेंशन में रहें। हम फिर नेक्स्ट वीडियो पे जा रहे हैं। रोज़ाना की तरह अपने फिज़िकल केमिस्ट्री के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ज़रा, इसमें हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हिंदी में ऊष्माधारिता भी कहते हैं। तो ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी को अपन देखेंगे। सबसे पहले तो इसको हम परिभाषित करेंगे। तो हीट कैपेसिटी क्या होती हैं ज़रा ये देखें, और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की हीट कैपेसिटी होती है वो देखेंगे। तो पहला बिंदु पे फोकस करें अपन, नंबर 1 पे। नंबर 1 में लिखा है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर द एनर्जी। क्या लिखा है, वापस फोकस करें। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर द एनर्जी। ये किसी भी तंत्र की कैपेसिटी है, दक्षता है, धारिता है, जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब और स्टोर यानी संग्रहित करने की दक्षता है। तो यह क्या है ऊष्माधारिता? ऊष्माधारिता किसी भी तंत्र अथवा सिस्टम अथवा निकाय के ऊर्जा को अवशोषित तथा संग्रहित करने की धारिता होती है, उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। पॉइंट नंबर 2, इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज यानी इंक्रीज, डिफाइंड टू हीट रिक्वायर्ड टू रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है हीट कैपेसिटी? कि किसी भी तंत्र के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता क्या है? किसी भी तंत्र के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस से वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। लेट हीट गिवन टू द सिस्टम इज Q। माना कि किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा है वो है Q। किसी तंत्र को हमने ऊष्मा दी, वो कौन सी है? Q। ये Q। तो ऊष्मा Q देने से ताप में परिवर्तन होता है, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर या ताप में परिवर्तन जो है वो ये वाला है। T1 से T2 ताप में परिवर्तन हो गया। तो परिभाषा ये थी कि किसी भी तंत्र के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। माना कि किसी तंत्र को Q मात्रा में ऊष्मा दी गई है, तो ऊष्मा देने से उस तंत्र के ताप में परिवर्तन होता है। तो ताप में जो परिवर्तन है वो T1 से T2 हो गया है। तीसरी बात, सिस्टम कंटेन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू M। माना कि तंत्र में पदार्थ की मात्रा कितनी है? M मोल्स है। ठीक है। देयरफॉर, तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला होगा। हमने क्या कहा था? हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इज Q अपॉन M इंटू T2 माइनस T1। दी गई ऊष्मा है Q, जो कि यहाँ लिखी है हमने, उसकी वजह से ताप में परिवर्तन हुआ जो कि यहाँ लिखा है, और मात्रा कितनी है उसमें M है। तो Q ऊष्मा देने से M मात्रा के सब्सटेंस में ताप में परिवर्तन T1 से T2 होता है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर। सो दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। और ये जो
Q है वो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय m ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। Q क्या है? m ग्राम पदार्थ के ताप को T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए उस अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा है। सो C इज इक्वल टू C ऊष्मा धारिता कहलाती है, इज Q अपॉन m इंटू T2 माइनस T1। तीसरे बिंदु पे फोकस करिए आप। तीसरा बिंदु कह रहा है हीट कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। हीट कैपेसिटी को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, बताया जा सकता है, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाई 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एंड इट इज डिनोटेड बाई C। 1 ग्राम पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। जो उसमें इसमें विशिष्टता आ गई, यानी 1 ग्राम है लिखा हुआ साफ। हेंस हीट के स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू T2 माइनस T1 सेम हो गया। सिंस m इज इक्वल टू 1 ग्राम तो C विल बी इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1। अब दूसरा लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, आणविक ऊष्मा धारिता। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। 1 मोल पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मोलर ऊष्मा धारिता कहलाती है। ये भी C से, ये कैपिटल C से है, स्पेसिफिक हीट को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1। अगेन इसका फॉर्मूला भी वही है। चौथे बिंदु पे फोकस करिए। देयरफॉर हीट कैपेसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विथ टेम्परेचर। तो क्या हो गया? देयरफॉर हीट कैपेसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विथ टेम्परेचर। ऊष्मा धारिता क्या हो गई? ताप के साथ ऊष्मा में परिवर्तन की दर को ऊष्मा धारिता कहते हैं। ताप के साथ ऊष्मा में परिवर्तन की दर, ये वाली, उसको कहते हैं ऊष्मा धारिता। दिस वन C इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम है Q इज इक्वल टू E प्लस W। तो dQ इक्वल टू DE प्लस DW, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और dQ इक्वल टू DE प्लस P इंटू DV, क्योंकि DW की जगह P इंटू DV वर्क रख सकते हैं। अतः C इज इक्वल टू DE प्लस PdV अपॉन DT, क्योंकि Q जो हैं, ये जो हैं वो DE प्लस PdV के बराबर होता है। तो इस प्रकार से Q जो की मात्रा रख दी तो समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त होगा C इक्वल टू DE प्लस PdV अपॉन DT। चलिए, टाइप्स ऑफ हीट, ऊष्मा के प्रकार, ऊष्मा धारिता का प्रकार। पहला बिंदु, हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन नाइदर हीट कैपेसिटी। न तो ऊष्मा और न ही ऊष्मा धारिता अवस्था के फलन होता है। 10 अतः इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द प्रोसेस बाय विच द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसलिए उस प्रक्रिया की को स्पेसिफाई करना, वर्णन करना, बताना आवश्यक होता है जिसके द्वारा कि ताप उस सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया है, तो उसको कहते हैं। तीसरी बिंदु, अतः हीट कैपेसिटी इज ऑफ 2 काइंड्स। इसलिए हीट कैपेसिटी के हैं 2 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी 2 प्रकार की हो गई, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले लेते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं।
हीट कैपेसिटी सी इज क्या फॉर्मूला है, समीकरण नंबर 1 आया था, इज सी इज इक्वल टू डी प्लस पी डी वी अपॉन डी टी, जिसको कि हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 कहा था हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन, अगर आयतन स्थिर हो तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, यानी dv इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एक समीकरण में इसका मान रख दो, तो CE आप देखिए इक्वेशन यहाँ लिखी है, C इज इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू जीरो अपॉन डी टी, तो इक्वेशन क्या बन गई, C इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी। ठीक, अतः CV इज इक्वल टू डेल E अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट सेकेंड टाइप की जो होती है हीट कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो समीकरण नंबर 1 है वो ऊष्माधारिता बताती है, तो एक क्या था, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये था कि C इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी ई प्लस पी डी वी अपॉन डी टी, C इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब दाब स्थिर रहता है, तो चूंकि P इज कांस्टेंट, ये बात, चूंकि दाब स्थिर है, और जब दाब स्थिर, और दूसरी बात हमने एंथैल्पी में पढ़ा था H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, तो ये आ गया H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। देयरफॉर डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, समीकरण 1 में ये मान रखो, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में ये कह रहा है C इक्वल टू डी प्लस पी डी वी अपॉन डी टी, तो डी ई प्लस पी डी वी जो ये वैल्यू है ये डी एच के बराबर है, जो कि समीकरण नंबर 1 में ऊपर की तरफ रखी हुई है, तो डी ई प्लस पी डी वी का डी एच लिखा जाएगा, तो समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो क्या हो गया, इसलिए सी पी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस प्रकार से हमने ऊष्माधारिता के बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया, और ऊष्माधारिता कितने प्रकार की हैं वो भी देखा। सो थैंक यू।